Hello everyone, welcome back to the channel. So I'm back today with another very informative video. I am just outside walking. It's right now it's 7:49 here and I'm losing daylight, so I have about 1 hour more of daylight. तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बेसिकली आपको एक कंपैरिजन होगा, एक पूरा ओवरव्यू बताने वाला हूँ मैं अगेन दिस होल पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं, अगर आपका एमएससी ख़त्म हो चुका है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तब आप कैसे इस प्रोसेस को हैंडल करें, तो ये सारा कुछ मैं आज कवर करने वाला हूँ बहुत ही ब्रीफली हर एक टॉपिक पे, स्टार्टिंग विथ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, टोटल 3 टाइप की कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं, मतलब कि आपका एमएससी अभी कर रहे हैं आप, यू आर एन एक्टिव मास्टर स्टूडेंट। सेकेंड कैटेगरी है कि अगर आप एमएससी कर चुके हैं, यू आर अ पास्ड आउट स्टूडेंट एंड यू आर डूइंग सम रिसर्च in a lab right now as a JRF or SRF or as a project assistant, अगर आप रिसर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। थर्ड जो सिचुएशन है, अगर आप मास्टर्स पास आउट हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको पास आउट हुए हुए, और अभी आप जॉब कर रहे हैं। अब वो जॉब हो सकता है आपके मास्टर्स जो कि आपका रिसर्च फील्ड है उससे रिलेटेड हो, या फिर R&D सेक्टर से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो और आप सिंपली कोई जैसे कोई IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो ये जो तीनों सिचुएशंस है स्टूडेंट्स के, तो इसमें सबसे बेनिफिशियल स्टूडेंट्स वो हैं जो कि अभी करेंटली मास्टर्स कर रहे हैं। तो आपका PhD पोजीशन लैंड करने का चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप 3rd-4th सेमेस्टर में ही हैं तो आप उसी टाइम पे बेस्ट टाइम होता है आपके स्टार्ट करने का, एप्लीकेशन शुरू करने का। और एप्लीकेशन शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आपने आज डिसाइड किया तो आप कल से ईमेल्स भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, नहीं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपका CV, मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लगता है, आपको कम से कम 1-1.5 महीना ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने में लग जाएगा। तो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेटर। सेकंड, जो कि मास्टर स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं, उनको 1-2 साल हो चुका है और अभी किसी रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, तो आप लोग का भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है क्योंकि आप लोग एक्टिवली रिसर्च फील्ड में इन्वॉल्व हैं, रिसर्च कर रहे हैं और यू गाइस हैव अ वेरी गुड चांस। और जो मास्टर्स हैं, पास्ड आउट हैं और जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जॉब मोस्टली एमएससी के बाद R&D सेक्टर में जॉब निकालना इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप IT वगैरह सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और फिर आप PhD में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट यू हैव चांसेस। नाउ जो मेन डिफरेंस आता है ना ये तीनों सिचुएशन में, वो डिफरेंस आता है आपका रेफरीज़ का। तो जो ये पहले 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्टिव मास्टर स्टूडेंट्स हैं और जो कि अभी मास्टर स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं बट वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं किसी लैब में, तो उनके लिए रेफरेंसेस लाना इतना मुश्किल नहीं होगा। दे विल गेट रेफरेंसेस फ्रॉम आइदर द लैब इन विच दे आर वर्किंग, और अगर आपके मास्टर्स का कोई प्रोफेसर होगा एमएससी के टाइम पे जिसने आपको पढ़ाया होगा या जिसके अंडर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया होगा, तो वो आपका जो है सुपरवाइज़र बन सकता है, सॉरी वो आपको रेफरेंस दे सकता है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बट जो स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स पास आउट हो चुके हैं और वो भी जॉब कर रहे हैं और वो जॉब रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, तो वो रेफरेंस आप नहीं दे पाएंगे इतना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बेस्ट यही है कि आपको अपने प्रोफेसर्स जो मास्टर्स में थे उन्हीं का किसी का रेफरेंस लाना पड़ेगा। नहीं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 6 महीने किसी लैब में काम करिए, ठीक है। आप किसी लैब में किसी प्रोजेक्ट के अंडर काम करिए। देखिए, अगर आप PhD करने का सोच रहे हैं, फिर आपको जॉब कर रहे हैं जिससे कि आपका कोई रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो जॉब
का कोई आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब फ़ायदा नहीं होगा आपके पीएचडी एप्लीकेशन में। आप किसी लैब को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सैलरी कम मिलेगी वहाँ पे, बट आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा, वही नेसेसरी होता है यहाँ पे आने के लिए। तो आपको जो वहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा, जो वो सुपरवाइज़र होगा वो आपको फिर रेफरेंस दे सकता है। तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 रेफरीज फॉर योर पीएचडी एप्लीकेशन। तो विदाउट रेफरेंसेस बहुत मुश्किल हो जाती है कोई भी टाइप का पीएचडी एप्लीकेशन में अप्लाई करने में। तो ये हो गया 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस गाइस, आपको कुछ एप्लीकेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। वो कुछ ऐसी चीज़ आपसे मांग लेंगे जो कि आपके पास आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई आपका ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई आपका ऐसा इस टाइप का रिसर्च एक्सपीरियंस लेटर मांग लेंगे जो कि अब आपके पास अपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं किया है। अभी हाल फिलहाल में आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट, उन्होंने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ही नहीं किया है। तो और वो एक एप्लीकेशन भर रहे थे जहाँ पे उनको एक चाहिए कि प्रोजेक्ट का नाम दो, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, और प्रोजेक्ट का टाइटल, सुपरवाइज़र का नाम, लैब नेम। अब ये उन्होंने नहीं किया है। तो सिंपली आप इस टाइप की जो एप्लीकेशंस है वो आप नहीं भर सकते बेसिकली। तो बेस्ट यही है कि आप इस टाइप के एप्लीकेशंस को छोड़ करके आप बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं आप उन पे अप्लाई करिए। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूँगा कि डाइवर्सिफाई योर एप्लीकेशंस। कभी भी किसी एक सिटी या किसी एक यूनिवर्सिटी को पकड़ के मत चलो। उसमें बहुत आपको अगर एडमिशन के मतलब अगर आप वहाँ से आपको रिस्पांस नहीं आता है और आप वहीं के उम्मीद पे बैठे हुए हो, देन यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेंटली भी आपको थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है कि वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा है और कहीं अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे मत करना। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूरोप में ट्राई कर रहे हो या फिर जर्मनी में ट्राई कर रहे हो, तो जर्मनी में भी देखो कि ऑल ओवर जर्मनी में आप अप्लाई करो। किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिटी को ही टारगेट मत करो। जितना ब्रॉड रखोगे उतना बेटर है। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है कि फंडेड पोजीशंस आपको ढूंढनी है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। तो फंडेड पोजीशंस आपको कहाँ मिलेंगी? तो फंडेड पोजीशंस के बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूँ एक। आई थिंक काफ़ी वीडियोस बनाई है मैंने उस पर। आई विल पुट द कार्ड समवेयर टॉप। वट एवर द फंडेड पोजीशंस आर, नेचर करियर्स या फिर साइंस करियर्स पे ढूंढ सकते हो। तो इसमें आपको ओपन और फंडेड पोजीशंस मिलेंगी। इसके अलावा जिंग है और डार्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो डार्ड जो वेबसाइट फेलोशिप प्रोवाइड करता है ऑल ओवर जर्मनी के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके पास जो फेलोशिप होती है वो डार्ड के थ्रू होती है। तो हाय। तो इसके अलावा अगर ये हो गया एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट ईमेल भेज रहे हो प्रोफेसर्स को, तो वो भी एक सेकेंड अप्रोच है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ईमेल भेजने के लिए? एक कवर लेटर। कवर लेटर बेसिकली वही जो आप ईमेल पे लिखते हो। अगर सेपरेट कवर लेटर मांगा हुआ है देन यू हैव टू प्रोवाइड सेपरेट कवर लेटर। नेक्स्ट आपका CV, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स बेसिकली। अगर कोई पेपर है, पब्लिकेशन है रेलेवेंट, तो वो आप अटैच कर सकते हो। बट जनरली यही आपका CV, ट्रांसक्रिप्ट्स, मोटिवेशन लेटर और कोई आइल्स का आपका सर्टिफिकेट हो तो वो आप अटैच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि यूनिवर्सिटी देखें कि प्रोफेसर ढूंढें। जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से हैं या एशिया से देख रहे हैं, उन लोगों के जो दिमाग में कैसा टाइप का वो रहता है मेंटालिटी कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अच्छी हैं। क्योंकि हमारे जैसे कि इंडिया में कभी एडमिशन लेना होता है हमें, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल IITs हो गई, और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जितनी भी NITs, आपका NII, या फिर MBA के लिए जैसे कि IIM बहुत फेमस है। बट जब आप PhD के लिए पोजीशंस ढूंढते हो ना, तो आप यूनिवर्सिटी से अच्छा है कि आप प्रोफेसर पे फोकस करो कि आपके मतलब आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कौन सा प्रोफेसर काम कर रहा है। अब वो भले किसी भी यूनिवर्सिटी में हो,
यहाँ पर ऐसी बहुत ही कम रेयरली ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होती है जिसमें कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगी। हर एक यूनिवर्सिटी वेल फंडेड होती है और इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं होती है यहाँ पे। तो आप यूनिवर्सिटी से बेटर है कि अपने फील्ड के प्रोफेसर्स देखो और उस हिसाब से आप एप्लीकेशन करो। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी आया था कि मेरा ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गाइज, यूनिवर्सिटी मत देखो, इंस्टीट्यूट मत देखो, आप प्रोफेसर देखो कि आपके फील्ड का कौन सा प्रोफेसर है और उस हिसाब से फिर आप उसको एप्लीकेशन भेजो। नेक्स्ट टॉपिक हो गया टाइमलाइन। ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइमलाइन लगता है। सो जनरली अगर आप कायदे से अप्लाई करोगे, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रख के अच्छे से मोटिवेशन कवर लेटर वगैरह बना कर के आप अप्लाई करोगे तो आपको 6 से 7 महीने से ऊपर नहीं लगना चाहिए एक पोजीशन लैंड करने में। अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और आप ऐसे ही किसी को भी नहीं भेज रहे हो एप्लीकेशन, जहाँ पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ मैच करता है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन भेज रहे हो, तो 6 से 7 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई पोजीशन आपको मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फॉर श्योर आपका जो एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी है वो आपको चेंज करना चाहिए। आप या तो सेम, आपका लैंग्वेज साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स में कुछ कमी है या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना स्ट्रांग नहीं है। सो लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका फंडिंग का। यहाँ पे कैसे फंडिंग मिलती है, कितना आपको फेलोशिप अमाउंट होता है कंपेयर टू, आई ऑल्सो कंपेयर दिस टू इंडिया। सो अगर आप इंडिया में पीएचडी करते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आपको फेलोशिप के लिए तो पहले कोई एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जैसे कि CSIR नेट हो गया, DBT नेट हो गया, UGC नेट हो गया, और भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इंस्पायर फेलोशिप होता है, जो कि मास्टर्स, जो स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स में टॉप करते हैं उनको दे गेट दिस इंस्पायर फेलोशिप। अमाउंट सभी का सेम ही होता है। आई गिव यू अ रफ एस्टिमेट ऑफ द फेलोशिप अमाउंट डिफरेंस गाइस, दैट्स द ह्यूज डिफरेंस अगर आप यहाँ से PhD कर रहे हैं और अगर आप इंडिया से PhD कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से PhD कर रहे हैं तो आपको JRF हो गए पहले 2 साल, तो आपको कुछ 31,000 करीब इन हैंड मिलता है। एंड फॉर नेक्स्ट 3 years व्हेन यू आर SRF तो आपको कुछ 35,000 करीब मिलता है। तो टोटल अब 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है और मोस्ट स्टूडेंट्स दे फिनिश देयर PhD विद इन दिस 5 years। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपको आफ्टर यूर फिनिशिंग योर PhD यू विल, द टोटल सैलरी वुड बी 21 लाख रुपीज़ इन टोटल। अगर आप जोड़ लोगे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 लाख रुपए आपको मिलते हैं इन हैंड 5 साल में। तो पर ईयर आपका कुछ 4-4.5 लाख करीब हो गया। और अगर आप जर्मनी से PhD करते हैं या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री से PhD करते हैं तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट मैं बताता हूँ, जैसे कि जर्मनी का मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब आप PhD करते हैं तो आपकी करीब स्टार्टिंग सैलरी होती है 1500 यूरोज़ पर मंथ, 1500 यूरो, और ये हर साल यहाँ पे इंक्रीमेंट भी मिलता है आपको। तो सेकेंड ईयर में आपका थोड़ा बढ़ के 1550, 1550 या 1600 यूरोज़ हो जाएगा, और थर्ड ईयर में मे बी आपको 1650 या फिर 1700 यूरोज़ तक आपको मिलेगा। अब ये रेंज भी वेरी करता है, कई स्टूडेंट्स को 2000 यूरोज़ तक भी सैलरी मिलती है, 2200 तक भी यूरोज़ पर मंथ की भी सैलरी मिलती है। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है कि आपका कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट है, 50%, 65%, 75%, इस हिसाब से। बट अगर आप ओवरऑल 3 साल में अपनी PhD ख़त्म कर लेते हो, जो कि यहाँ का काइंड ऑफ एवरेज ड्यूरेशन होता है PhD का, तो 3 साल में आपको करीब 45 to 50 lakhs मिल जाते हैं। ये आपकी टोटल सैलरी होती है 3 साल में। तो आप डिफरेंस देख लो, वहाँ पे इंडिया में आपको 5 साल में कुछ 20-22 लाख मिल रहा है और यहाँ आपको 3 साल में 45 to 50 lakhs। आप PhD जल्दी ख़त्म कर पाओगे, आपका एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी रहेगा अच्छा खासा। आई टॉक टू मैनी स्टूडेंट्स और उनका ना ये थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम तो रिसर्च फील्ड में हैं, हमें रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, मनी डज़ नॉट मैटर। बट गाइज देखो, जब आपकी पर्सनल लाइफ में आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स
जब आने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर रिसर्च वर्क भी आपका उससे हैम्पर होता है लॉन्ग टर्म में। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं 35,000 तो बहुत होता है, बट जब आप एंड करोगे ना PhD आपका, लाइक आफ्टर योर 4 to 5 years, तब आपको लगेगा कि लाइक then you will realize the overall financial strength, how much you have at the end of these 5-6 years of your PhD, and then it hits. So you should also think about this point कि फंडिंग में भी बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। लास्ट पॉइंट वीडियो ख़त्म करते करते मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी स्टूडेंट्स को आपको कांटेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी जर्मनी में है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो गाइज़ आप उनको ईमेल लिखिए, लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट जब आप कांटेक्ट करते हो ना, आई विल गिव यू वन टिप, कभी भी ना ऐसे हाई हेलो ये सब लिख के मत भेजो, कोई आपको रिस्पॉन्स देगा नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो कि आपको डाउट क्या आ रहा है। हाई माई नेम इज़ सो एंड सो, आई एम करेंटली वर्किंग हियर, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई फॉर PhD पोजिशंस इन जर्मनी और इन इटली और इन सो एंड सो कंट्री, और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आई एम नॉट एबल टू राइट अ गुड मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, सो ऑन। बट कभी ऐसे हाई हेलो लिख के ये उम्मीद मत करो कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देगा। अब मैं भी पहले ऐसे ही करता था, तो आई अंडरस्टैंड आप लोग क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, तो मैं फिर भी आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ अपनी साइड से। बट जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं, तो दिस इज़ वन टिप कि अगर आपको हेल्प चाहिए, और कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट को हेल्प चाहिए होती है, थोड़ी गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो अगर आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हो, कोई एक्स PhD स्टूडेंट है, कोई पोस्ट डॉक है जो ऑलरेडी अब्रॉड में है, उसको पता है कि कैसे होता है प्रोसेस सारा, तो उसको डायरेक्टली आप लिखो, बट पूरा प्रॉपर रिलेवेंट क्वेश्चन लिखो। अब ये टाइप के क्वेश्चंस मत भेजा करो कि मैं इस फील्ड का हूँ, अगर आपको कोई पोजीशन पता है इस फील्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को रेफ़र करिए। ये सब चीज़ें भी मत लिखो। इससे क्या पता चलता है कि आपने खुद से कोई रिसर्च नहीं की है, और आप डायरेक्टली बिना अपनी साइड से कोई रिसर्च करे आप सामने वाले से हेल्प मांग रहे हो। ठीक है, तो ये वाला टाइप का भी आप काम मत करो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई रिप्लाई नहीं देगा आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड हेल्प आउट ईच अदर, शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।